हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको मिलती है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने सेट करा है जहां पे आप सभी विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स या जो एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो है वो वीडियोस को प्रोवाइड कराया जाता है, आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। सबसे पहले अब बात करेंगे आज इस वीडियो के मार्फत से हम बात करने वाले हैं, आज वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है, इशू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी उसकी वीडियो है, ऑलरेडी आप जाके चैनल पे को विजिट करके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। आखिर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होते क्या है? अंशों का हरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अक्सर शिकायत रहता है कि सर हिंदी में नहीं बोलते हैं। ठीक है, आज हिंदी में ही बोलेंगे, क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है तो थोड़ा सा आज हिंदी में भी बात करेंगे। अंशों का हरण, अंशों का हरण का मतलब होता है जब शेयर्स, जैसे कंपनियां, मैंने पहले भी बताया आपको, कंपनियां जब शेयर्स इशू करती हैं, शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स देती है, तो अगर वो लमसम में पेमेंट मांगती है तो फिर तो एरियर होने का चांस ही नहीं होता है। लेकिन अगर कंपनियां इंस्टॉलमेंट में शेयर्स के अमाउंट को आपसे मांगती है कि भैया एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, अब अलॉटमेंट दे दो, फिर फर्स्ट कॉल दे दो, फिर फाइनल कॉल दे दो, ऐसे करके आपसे जब कंपनियां शेयर के अमाउंट को, ड्यू को जब आपसे मांगती है, शेयर होल्डर से मांगती है, तो कई बार कुछ शेयर होल्डर्स टाइम पे पेमेंट करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो पेमेंट, जैसे मान लो कि आज 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी को अगर हमारा अलॉटमेंट का ड्यू डेट है और हम अलॉटमेंट को पेमेंट नहीं कर पाए, आज हम पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमारा जो है वो नाम डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर में चला जाएगा। कि हमारा जो नाम है, जैसे मान लीजिए कि हम एक शेयर होल्डर है, तो मेरा नाम उस कंपनी के डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि हम डिफॉल्टर हो जाएंगे, हम टाइम पे पेमेंट करने वाले नहीं कराएंगे। तो उस कंडीशन में कंपनी के पास एक राइट होता है। सबसे पहले तो वो जो डिफॉल्ट हुआ, हमने मान लो कि 1000 शेयर्स ले रखा है और अलॉटमेंट का रेट है 10 रुपया, ये मान लो 10 रुपया में 2 रुपया, तो 1000 इंटू 2 यानी 2000 रुपया जो है वो मेरे द्वारा डिफॉल्ट किया गया, हम पेमेंट नहीं कर पाए। इट इज कॉल्ड फर्स्टली द कॉल्स इन एरियर। ये शुरुआत में हम इसको कॉल्स इन एरियर यानी कि बकाया राशि बोल सकते हैं या बकाया याचना राशि बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमने कॉल मनी यानी कि अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने कॉल करा, हमने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो आई एम द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। अब डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी क्या बर्ताव करेगी, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी आपको चांसेस देगी या अगला टाइम देगी कि भैया इस टाइम से पहले पेमेंट कर दो, या कंपनी आपको एक नोटिस देकर के आपके शेयर्स को जब्त कर लेगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे कि सर आखिर फॉरफीचर होता क्या है। पहले तो फॉरफीचर के बारे में समझते हैं। द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस द कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। मतलब कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होता है उसका कंपल्सरीली बिजनेस, मतलब कंपनी के लिस्ट से, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिस्ट से उसका नाम जो है वो हटा दिया जाता है, उसका मेंबरशिप समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद आगे कहता है मींस द शेयरहोल्डर्स who have not paid the amount due on the particular date, his shares can be forfeited by the company after the specified procedure of आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के शेयर होल्डर्स, चूंकि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ उनका डीलिंग, तो इसलिए इसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रखा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं रखा जाता है। देख लीजिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है, आपके फॉरफीचर का प्रोसीजर कंपनी के किस डॉक्यूमेंट में होता है, कंपनी के किस डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड होता है फॉरफीचर से रिलेटेड प्रोसीजर्स। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस या नॉन ऑफ दीज, तो आप वहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टिक करेंगे, राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट व्हिच इज पेड, देखो लेक्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे कवर अप हो जाएंगे, तो बने रहेंगे। अक्सर आपको लेक्चर जो है वो हेल्प कर जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में बहुत सारा लेक्चर ऐसा है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर जाएगा, आपके सटीक क्वेश्चन के लिए सटीक आंसर निकल के आ जाएगा उस लेक्चर से। तो कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ प्रोसीजर्स पूरा करने के बाद सीधे कंपनी, आपने पेमेंट नहीं किया 10 तारीख को, तो कंपनी आपका 11 तारीख को फॉरफीचर नहीं कर लेगी। कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ प्रोसीजर कंपनियां बना के रखती है, उसी के हिसाब से आपके शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है। द अमाउंट व्हिच इज पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। कंपनी को सर क्या फायदा हुआ, तो मान लीजिए कि 1000 शेयर हम लिए हुए हैं, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा, और इस पे 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए आप अलॉटमेंट पे था,
₹3 जो है वो एप्लीकेशन पे था, ₹3 आपके फर्स्ट कॉल पे था, ₹2 आपके फाइनल कॉल पे था, कुल मिला के ₹10 का हो गया। अब ये हम ₹3 एप्लीकेशन पे दे चुके थे, आज सिर्फ हम अलॉटमेंट का ₹2 नहीं दिए, जिस कारण से मेरा शेयर जो है फॉरफिट हो गया। तो हमारे द्वारा दिया गया जो एप्लीकेशन का ₹3 है, यानी ₹3000, वो जो है हमारा फॉरफिट हो गया। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर जो है वो आपको तीनों पेमेंट कर देते हैं, एप्लीकेशन का पेमेंट तो पहले ही कर देते हैं, अलॉटमेंट का पेमेंट भी कर देते हैं, अब फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर देते हैं, अब फाइनल कॉल बाय द वे उनके किसी भी कारण से अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं फाइनल कॉल का, जिस कारण से उनका ये ₹8 जो है वो जब्त हो जाता है पर शेयर। यानी एक शेयर पे अगर ₹8 तो 1000 शेयर अगर वो बंदा ले रखा होगा तो उसका 8000 शेयर जब्त हो गया, ₹8000 जब्त हो गया कंपनी के द्वारा फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ओनली ₹2000, क्योंकि फाइनल कॉल ₹2 का था। अगर ₹2 दे देता तो कंपनी का वो परमानेंट शेयर होल्डर बन जाता। तो फॉरफिटेड शेयर्स जो है, जो अमाउंट जो नॉन पेमेंट के कारण जितना अमाउंट जब्त हो गया, इसका मतलब है जब्त आप क्या करोगे, जो आपके पास या कंपनी के पास जो आपका पैसा पड़ा होगा उसको कंपनी जब्त कर लेती है अगर आप डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब कहते हैं कि सर ये तो प्रोसीजर, मतलब ये तो डिफिनेशन हो गया, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि सर फॉरफिचर होता क्या है, साधारण भाषा में हिंदी में समझा देते हैं। सुनिए, जब किसी शेयर होल्डर का, जब कोई अंशधारी है सही समय पर याचना राशि मीन्स टू से ओनली नॉट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, अलॉटमेंट भी याचना राशि है, कंपनी ने आपसे मांगा है, उस अमाउंट को टाइम पे अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, जो टाइम दिया गया उस टाइम पे अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हो, तो वो जो शेयर होल्डर है, वो जो कंपनी है, वो आपके पहले से पेमेंट किए हुए अमाउंट को जब्त कर लेगी और आपका नाम कंपनी के रजिस्टर से काट देगी और कहेगी कि जाइए आपका फॉरफिटेड शेयर जो है वो फॉरफिट कर लिया गया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब चलिए इसका इफेक्ट क्या होता है। सर फॉरफिचर का सुने हुए हैं कि अंशों का हरण होता है, सर इसका इफेक्ट क्या होता है? सर इफेक्ट बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, नेम ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। बोर्ड पे जगह कम था इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया हूं, आप समझिएगा। नेम ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्टर, कंपनी के फाइल से उस शेयर होल्डर का नाम हटा दिया जाता है जो कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा है, द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स loses all the rights in the company। कंपनी के शेयर होल्डर्स का बहुत सारा राइट होता है, बता चुके हैं शेयर होल्डर का राइट्स एंड ड्यूटी सब कुछ बता चुके हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसका जो राइट है उसको वो लूज कर देता है, उसको अब कोई अधिकार नहीं होता है कंपनी के किसी भी चीज में हिस्सा लेने का, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने का। तीसरा, द शेयर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड। कंपनी का शेयर कैपिटल घट जाता है। आपने फॉरफिचर वाले एंट्री में देखा होगा कि अक्सर जो शेयर कैपिटल है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो अलॉटमेंट का पैसा हो चाहे एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर कैपिटल क्रेडिट हुआ, लेकिन व्हेनेवर वी फॉरफिट द शेयर, तो जर्नल एंट्री जो होते हैं वो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल इन, ऐसे करके हम एंट्री करते हैं। तो कैपिटल जो है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 शेयर हम जब्त कर लिए, कंपनी 1 लाख शेयर इशू की हुई थी, तो 1000 शेयर तो घट गया, अब 99000 शेयर पे ही काम होगा। बात समझ रहे हैं? इसके बाद है आपका द फॉरफिटेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द सेपरेट अकाउंट कॉल्ड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। जो राशि आपने फॉरफिट की है उस राशि को कंपनी जो राशि फॉरफिट करके, जो अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि 1000 शेयर पर ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने रख लिया क्योंकि आप अलॉटमेंट दिए ही नहीं, तो वो जो ₹3000 है वो कंपनी रखेगी, उसको आप मतलब कंपनी रीइशू के समय मेकअप करेगी तो करेगी, नहीं तो उसको शेयर कैपिटल फॉरफिटेड शेयर्स में अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। बात समझ में आया? ये 4 इफेक्ट्स, जो मेजर इफेक्ट्स हैं कंपनी के शेयर्स को फॉरफिट करने का, वो यही है। अब सर इसका प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर्स ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। कंपनी जो है शेयर्स को जब फॉरफिट करती है तो सबसे पहले क्या करती है कंपनी, जैसे मान लीजिए कि आज 10 तारीख है, 10 तारीख के दिन जो है वो कंपनी ने मुझे कहा, मतलब अगर हमने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, मान लो कि आज अलॉटमेंट का डेट है और आज हम जो है वो पेमेंट करने वाले हैं, आज हम अचानक किसी भी कारण से हम पेमेंट नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो अमाउंट है वो ड्यू रह गया और हम डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के कैटेगरी में चले गए।
तो कंपनी पहले ओवरव्यू करेगी, देखिए कि आखिर ये पहले से पेमेंट कितना दिए हुए हैं या फिर कितना बचा हुआ था, टाइम पे पेमेंट क्यों नहीं किए। फिर कंपनी जो मुझे क्या करेगी, अब एक एक कस्टमर से, एक एक शेयर होल्डर से कंपनी मेल और कॉलिंग करके नहीं, उनको एक लेटर भेजेगी 10 दिन ऑब्जर्व करने के बाद आपको मतलब सेम डे आपको जो है सेम 10 दिन ऑब्जर्व करने के बाद नहीं, सेम डे कंपनी आपको एक नोटिस भेजती है 14 दिन के लिए। कितना दिन के लिए ध्यान रखिएगा, पहले लेटर वाला सिस्टम था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि आपको एक लेटर भेजा जाता था कि महाशया आप इतना तारीख से पहले अपना पेमेंट कर दें, नहीं तो आपका शेयर जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब जो तरीका है वो ये है कि 14 दिन के लिए आपको एक नोटिस प्रोवाइड करा जाएगा फॉर 14 डेज, आपको सिर्फ 14 डेज का टाइम मिलेगा। उस 14 डेज के भीतर आप मुझे यानी कि 24 जनवरी तक मुझे पेमेंट कर देना होगा। 24 जनवरी तक अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं, उस नोटिस में क्लियर एक्सप्लेनेशन रहेगा कि अगर सर आप 24 तारीख तक पेमेंट नहीं करते हो तो आपके शेयर्स को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। ठीक है, बात समझिएगा। दूसरा, अगर हम 24 तारीख से पहले पेमेंट कर देते हैं तो मेरी मेंबरशिप जस की तस बनी रहेगी और मेरे शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर इसके बाद भी हम पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी एक हमको लीगल नोटिस भेजेगी 3 दिन का, एक ग्रेस पीरियड देती है कि भैया अब तो पेमेंट कर दो, नहीं तो तुम्हारा शेयर फॉरफिट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्सर आपको ज्यादा पॉलिश, ज्यादा आपको मक्खन कौन लगाता है, ऐसी कंपनियां जो जिसके शेयर मार्केट में कम डिमांडेड है, आपने खरीद लिए हैं, चलिए ठीक है, तो आपको वो बहुत पॉलिश करेगी कि इसका शेयर कैपिटल ना घटे। लेकिन जो कंपनी का शेयर ऑलरेडी पीक पे है, जो खुद अपने उसका शेयर स्कार्सिटी है, उसके शेयर की रेयर है उसका शेयर मिलना, तो उस कंडीशन में वो कंपनी आपको 3 दिन का नोटिस नहीं भी दे सकती है। समझिएगा बात को, एकदम डीप में जाकर समझिएगा। 14 दिनों का नोटिस भेजा, ये सारी कंपनियां करती हैं, लेकिन 3 दिन का एक्स्ट्रा नोटिस जो आपको है वो हर कंपनी आपको नहीं भेजेगी। कुछ कंपनीज को दे सकती है, आपको मे बी आप लकी होंगे, ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी उस कंडीशन में आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे कि सर अब तो पेमेंट कर दीजिए, वो वार्निंग जो है एक तरफ से मिलता है। और उसके बाद भी अगर आप शेयर्स को मतलब टाइम पे अलॉटमेंट का जो भी कॉल आपने नहीं दिया है, उस पेमेंट को अगर आप कॉल से लीडर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो तीसरा केस है, नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट पास अ रेजोल्यूशन ऑफ फॉरफीचर। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको कोई ना कोई उसके हम सब मतलब सारे शेयर होल्डर्स के बिहाफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसको रिजोल्यूट करेंगे कि भैया अब इसका सब जो है वो शेयर सब जो है जब्त कर दो। ठीक है, यही आपका प्रोसीजर था फॉरफीचर का। गाइस, फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्रीज भी आपको मैं क्वेश्चन भी क्लियर करवा दिया हूं, एक वीडियो भी मैंने डाला था पहले जिसमें फॉरफीचर था, उससे पहले एरियर था, उससे पहले इशू था, और फॉरफीचर के बाद री इशू भी था। तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ ऐसे ही, और नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक पे हम लोग डेली डिस्कस करते रहेंगे विदाउट एनी डाउट। हम लोग जुड़े रहेंगे जिससे कि आपको भी सहूलियत होगी, आसानी होगी, और आपका प्यार, आपका विश्वास ऐसे ही बना रहे चैनल के साथ, मेरे साथ, ताकि मुझे भी ग्रो करने में, मुझे भी कुछ मेहनत करने का जो है वो इंस्पिरेशन मिलता रहे और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।